गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक गद्य खंड दो बेलों की कथा पढ़ेंगे। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। सन 1880 में उनका जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था और बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद में उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की और साहित्य सेवा के लिए उनमें इतना समर्पण भाव था कि उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। बच्चों, इन जो प्रेमचंद जी हैं, ये हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से इन्होंने समृद्ध बनाया। ऐसा माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह कथन प्रेमचंद जी के साहित्य में हमें दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य में अंधविश्वास, नारी जाति की दुर्दशा, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण आदि कई कुरीतियों पर, नशाखोरी आदि कई कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। बच्चों, हम दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी के कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन पढ़ेंगे। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीधे सीधे आज़ादी नहीं मिलती है। इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से उन दो बेलों के बारे में बताया गया है जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। उनका आपसी जो संबंध है वह भी बहुत गहरा है। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों बेल बहुत स्वाभिमानी भी थे, बहादुर भी थे और परोपकारी भी थे। उनका मालिक उनको बहुत प्यार से रखता था। बच्चों, इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। 9-2-11 होना यानी फरार हो जाना, टकटकी लगाना यानी निरंतर देखना, जान से हाथ धोना यानी मर जाना। अब हम आगे इस पाठ को समझेंगे कि किस प्रकार दोनों बेल अपने मालिक के प्यार और समर्पण भाव को समझते हैं। जब उनका मालिक उन्हें उनके साले के यहाँ भेज देता है और साले के साथ जाते समय उन्हें ऐसा लगता है कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, तो वे दोनों किस प्रकार उस बात का विद्रोह करते हैं। लेकिन अंत में उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया जाता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता है और अपने मालिक के स्नेह के कारण वे वापस वहाँ से रात्रि के समय भागकर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। बच्चों, हम जो गधे को बेवकूफ़ कहते हैं, अब उसका क्या कारण है? या तो वो बहुत सहिष्णु है या वो सबसे मूर्ख है जानवरों में। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। देखो, अपने बचाव के लिए गाय सींग मारती है,
ब्याई हुई गाय होगी तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि उसके बच्चों के पास कोई आ भी जाए, है ना। उसे एक भय रहता है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुत्ता है तो वह भी अपने वफादार जानवर कहलाता है, लेकिन फिर भी वह अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करता है, उसको भी क्रोध आ जाता है। और इस प्रकार गधे को हमने कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, ना सुना है। जितना चाहो उसको मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी खुश होते हुए उसको नहीं देखा है। जबकि गधा वैशाख महीने में ही जन्म लेता है, इसके कारण संस्कृत में इसको वैशाख नंदन भी कहते हैं। तो गधा एक ऐसा जानवर है जिसके चेहरे पर हमें ना कभी खुशी दिखती है ना कोई दुख दिखता है। उसको चाहे डांटो चाहे कुछ भी करो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसको कभी क्रोध करते हुए हमने नहीं देखा है। तो ये जो है सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उस पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। वह पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो। अब देखिए बच्चों, जैसा कि माना जाता है मुंशी प्रेमचंद की भाषा जो है भाषा शैली में मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि क्या इस तरह से सीधापन होना अच्छी बात है। इतना सीधापन नहीं होना चाहिए कि हम अत्याचार बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि ऐसा माना जाता है अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से, गधे के माध्यम से कहानीकार हमें प्रेमचंद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि क्या गधा इस प्रकार जो हर बात को सहन कर लेता है ये सही है क्या? ऐसा करना सही है क्या? यदि हम मनुष्य के बारे में सोचें कि यदि कोई मनुष्य इस प्रकार पलटकर जवाब ना दे, हम जैसा व्यवहार उसके साथ करें वह बर्दाश्त करता रहे, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब बैल को यहाँ पर गधे का ही भाई माना गया है ना, और छोटा भाई माना गया है, क्योंकि बेवकूफ़ों की श्रेणी में यदि हम लेते हैं तो सबसे पहले गधे को लेते हैं। कई बार हमने देखा कुछ लोग कुछ मनुष्य भी अगर सहन करते रहते हैं, कुछ कहा जाए तो उसको नहीं समझते हैं, ना उन्हें डांट का फ़र्क पड़ता है, ना किसी भी बुराई का, ना उनकी बुराई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बातें हैं ये गधा ही बर्दाश्त कर सकता है। और इंसानों को भी इस तरह से हम, ऐसे इंसानों को हम मूर्ख की श्रेणी में या गधे की श्रेणी में लेते हैं। तो मूर्खों की श्रेणी में सबसे पहला गधा और दूसरे नंबर पर बैल को लिया गया है। जबकि हमने देखा है बैल गुस्सा तो नहीं करता है, हम जितना काम कराएंगे वो नीचे मुँह करके चलता रहेगा, कोल्हू के बैल की तरह। हम कहते हैं ना कोल्हू का बैल है ये, तो यानी लगातार काम करते रहना, बिल्कुल रुकना नहीं। क्या लेकिन ये सारी बातें सही है? इस प्रकार का व्यवहार सही है? बिल्कुल नहीं। तो गधे का जो छोटा भाई है उसे हम बैल कहते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे,
मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है ना। गधे को तो हम कभी देखते ही नहीं है गुस्सा करते हुए, लेकिन बैल को तो हम फिर भी देखते हैं। कई बार सींग से जब लड़ाई होती है, दो बैलों को देखा है आपने लड़ते हुए, है ना, तो उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो वह तो अपना असंतोष फिर भी प्रकट कर देता है, लेकिन गधा कभी अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ पर बैलों की ही कहानी है। दो बैल थे हीरा और मोती नाम के, और वो जूरी काची के थे। जूरी मतलब नाम है, उनका मालिक था। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। दोनों जो बैल थे वो बहुत पछाई जाति के बैलों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे बैल बहुत अच्छे श्रेष्ठ होते हैं। तो ये दोनों पछाई जाति के बैल थे, डील डाल में बहुत अच्छे ऊंचे थे, बड़े बड़े ऊंचाई वाले और अच्छे हेल्दी बैल थे, देखने में बहुत सुंदर थे और काम बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। अब दोनों बैल जब साथ साथ रहते थे तो दोनों में भाईचारा हो गया, यानी दोनों बहुत प्रेम से रहने लगे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब बच्चों, हमने देखा है ना कि कई बार जो जानवर हैं ये बोलते नहीं हैं, ये अपनी पीड़ा को बता नहीं सकते हैं, लेकिन समझते सब कुछ हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों बैल भी साथ साथ रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम हो जाता है और मूक भाषा में यानी बिना बोले हुए इशारों से ही वे एक दूसरे से विचार विनिमय यानी अपनी विचारों का, अपने मन की बातों का आदान प्रदान कर लेते थे, एक दूसरे को समझा देते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब ऐसा माना जाता है कि जानवरों में ऐसी कोई ना कोई श्रेष्ठ शक्ति है जो मनुष्यों से भी ज़्यादा पावरफुल है ना, श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य को कई बार सब कुछ समझ में आता है, उसको पता है कि ऐसा कार्य करने से बुरा होगा, गलत है ये, फिर भी वह ऐसे गलत कार्य कर लेता है। लेकिन बैल जो हैं वो मूक भाषा का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं, ऐसी गुप्त शक्ति है उनमें, और इसलिए उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। मनुष्यों से भी ज़्यादा इस मामले में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, लेकिन केवल विनोद के भाव से। अब वे दोनों बैल कभी कभी दोनों साथ में रहते थे, प्रेम से रहते थे, तो वे कभी कभी आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। अर्थात सींग मिलाने का मतलब मस्ती करते हैं ना, जैसे आप लोग भाई बहन जब कभी आपस में हाथ वगैरह लाके और जब आपस में एक दूसरे को गिराते हैं, उठते बैठते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, घोड़ा बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा ना हमने इस तरह, तो वे उनका कोई आपसी कोई रंजिश नहीं है, वे सिर्फ मस्ती के भाव में रहते हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों बैल भी मस्ती के भाव में रहते हैं, तो अपना प्यार, अपना स्नेह एक दूसरे को चाट कर बताते हैं। कभी वे सींग भी आपस में लगा देते हैं एक दूसरे को। तो ये उनकी आत्मीयता के भाव थे, जैसे दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही गोलगप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ में बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब इन दोनों बैलों में इतना प्रेम हो गया था कि जब वे साथ साथ बैल गाड़ी में जब जोते जाते थे तो वे क्या करते थे कि
ऐसा लगता था कि जैसे एक बैल चाहता है कि दूसरे का वजन मैं ले लूँ, दूसरा चाहता था कि इसका वजन मैं ले लूँ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को मदद करना चाहते थे। और जब भूसा खाते थे, उनके जब जहाँ पर इनको बांधा जाता था, तो जब भूसा खाने को डाला जाता था तो एक ने अगर मुंह हटा दिया तो दूसरा भी हटा देता था। अर्थात इन दोनों बैलों में साथ साथ रहते हुए इतना ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम हो गया था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्नेह भाव से अभिभूत हो गए थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था।